प्यारे बच्चों, 1 मार्च 2025 को संपन्न हुए हाई स्कूल गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 822 बीजेड के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं खंड ब वर्णात्मक प्रश्नों, जिसमें देख रहे हैं पहले प्रश्न में दिया है कि सभी खंड कीजिए, जिसका ए नंबर है कि यदि एक बिंदु 0,1 बिंदुओं 5-3 और यक्ष 6 से समदूरस्थ है तो यक्ष के मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं पहले का ए नंबर दिया है एक बिंदु 0,1 जिसकी इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो हमको यक्ष का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले तो हम बिंदु 0,1 को देख रहे हैं, बिंदु 0,1 मान लेते हैं बिंदु P है जिसका निर्देशांक 0,1 और इस बिंदु की अन्य दो बिंदुओं जिसमें एक है 5-3, मान लीजिए बिंदु A है निर्देशांक 5,-3 और दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक x,6 से के राशि समदूरस्थ है, अर्थात PA बराबर PB ये दिया हुआ है। तो हमको यक्ष का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न में दिया है PA बराबर PB, PA बराबर PB। देख रहे हैं यदि हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएं, यदि PA बराबर PB है तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। स्क्वायर कर देने से अब बीच की दूरी में फार्मूला नहीं, हमको अंडर रूट नहीं लगाना होगा। तो आप देख रहे हैं मान रख देते हैं PA स्क्वायर, अर्थात इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर मिल जाएगी। देख रहे हैं x1 माइनस x2 5-0 का होल स्क्वायर प्लस -3-1 का स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। देख रहे हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6-1 का होल स्क्वायर। इसी को सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं 5-0 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस -3-1 -4 का स्क्वायर 16 बराबर x-0 देख रहे हैं x का स्क्वायर और 6-1 का स्क्वायर 6-1 5 का स्क्वायर 25। देख रहे हैं 25 दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से x स्क्वायर बराबर 16 या वर्गमूल लेंगे तो x बराबर +-4। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा, x का मान +4 और -4। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 1 का B कि बिंदुओं -3, 10 और 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1-6 क्या किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का B। प्रश्न नंबर 1 का B देख रहे हैं इसमें दिया है बिंदुओं के -3, 10। एक बिंदु मान लेते हैं A जिसका निर्देशांक -3, 10 और दूसरा बिंदु B जिसका निर्देशांक 6, -8। इन दो बिंदुओं को क्या जोड़ने वाले देख रहे दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1-6 क्या किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो मान लीजिए बिंदु -1-6 का नाम हम P दे देते हैं, -1, 6 जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 और M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो ये हम मान लेते हैं। आप देख रहे हैं इसमें चाहे हम भुज का सूत्र लगा दें चाहे कोटि का। देख रहे हैं यदि भुज बराबर लगाते हैं तो हमारे पास फार्मूला है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। देख रहे हैं मान रख देंगे भुज x बराबर है -1 बराबर M1 इंटू x2 में यदि आप देखें पहला बिंदु हमारा x1 y1 है, दूसरा बिंदु x2 y2 है और देख रहे हैं बिंदु P हमारा x, y है। इसमें से देख रहे हैं यदि मान रखेंगे तो -1 बराबर M1 इंटू x2 देख रहे हैं 6 है प्लस M2 इंटू x1 का मान देख रहे हैं -3 बटे M1 प्लस M2। देख रहे हैं इसको सरल कर लेंगे
m1 प्लस m2 का गुणा -1 से करेंगे तो -m1 माइनस m2 बराबर मिल जाएगा 6m1 -3m2। आप देख रहे हैं m1 के पद को एक तरफ कर लेते हैं, 6m1 पक्षांतर करेंगे तो -m1 देख रहे हैं प्लस में है, पक्षांतर करेंगे माइनस में मिलेगा, और m2 देख रहे हैं माइनस में है, पक्षांतर करेंगे प्लस में जाएगा m2 माइनस 3m2। तो देख रहे हैं सरल करने पर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 6 1 7m1, और देख रहे हैं राइट हैंड साइड में प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का, 3m2 से 1m2 घटाएंगे 2m2, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार से m1 बटे m2 देख रहे हैं m1 बटे m2 बराबर मिल जाएगा 2/7, अर्थात m1 अनुपाते m2 बराबर 2/7। तो यही हमको ज्ञात करना था किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु P -1 6 दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2/7 के अनुपात में अंततः विभाजित करेगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा पहले का C नंबर दिया है, देख रहे हैं C नंबर में कह रहा सिद्ध कीजिए 1 - 10a अपान 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर a। तो इस प्रश्न की हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 का C, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 के C में लेफ्ट हैंड साइड दी है 1 - 10a, या पहले एक बार हम पूरा प्रश्न लिख लेते हैं 1 - 10a अपान 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर a। देख रहे हैं ये सिद्ध करना है। तो आप प्रश्न की हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड दी है 1 - 10a अपान 1 - cot a का होल स्क्वायर। देख रहे चूंकि सिद्ध करके हमको 10 स्क्वायर a लाना है, इसलिए 10 को 10 रखते हैं, काट को 10 में बदल लेंगे। तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा 1 - 10a अपान 1 - काट a, जानते हैं 10a का व्युत्क्रम होता है, काट a को लिखेंगे 1/10a का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसमें लासा ले लें, तो लासा लेने पर यही मिल जाएगा 1 - 10a का होल स्क्वायर अपान देख रहे हैं लासा लेंगे 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं 10a हमारा अंश में चला जाएगा, तो बराबर 1 - 10a, देखें 1 - 10a, और ये 10a हमारा अंश में जाएगा अपान देखें हर से माइनस कॉमन कर लें, हर से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये भी 1 - 10a मिल जाएगा का होल स्क्वायर। देख रहे हैं 1 - 10a ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, सरल कर लें तो यही बराबर मिल जाएगा 10 स्क्वायर a अपान देख रहे हैं माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, तो 10 स्क्वायर a अपान 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर a। यही प्रश्न की राइट हैंड साइड है, बराबर राइट हैंड साइड। देख रहे हैं यही इसमें हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 1 का डी, कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता दी है, तो इस सारणी की सहायता से हमको माध्यिका का मान निकालना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का डी। तो देख रहे हैं 1 के डी में सारणी दी हुई है, तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल और बारंबारता को लिख करके संचयी बारंबारता का एक कॉलम बनाएंगे। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का डी। देख रहे इसमें वर्ग अंतराल, पहला कॉलम वर्ग अंतराल का होगा जो कि प्रश्न में दिया है, और दूसरा कॉलम बारंबारता, और इसके बाद एक अपने से संचयी बारंबारता का कॉलम बनाते हैं।
संचयी बारंबारता। आप देख रहे हैं, मान रखें देख रहे हैं वर्ग अंतराल क्रमशः दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 से लेकर 40 से 50 तक हैं। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। देख रहे हैं इनकी बारंबारताएं क्रमशः दी हैं 7, 9, 19, 15, 7, 7, 9, 19, 7, 9, 19, 15 और देख रहे हैं अंतिम बारंबारता 7 दी हुई है। इस प्रकार से देख रहे हैं 2 कॉलम दिए हैं संचयी बारंबारता का, हम कॉलम और बनाएंगे। तो बारंबारताएं देख रहे हैं एक बार पुनः मिलान कर लेते हैं। 7, 9, 19, देख रहे हैं 7, 9, 19, 15 और 7। आप देख रहे हैं संचयी बारंबारता पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होगी। फिर 9, 7 जोड़ देंगे 16, 16 में देख रहे हैं 19 जोड़ेंगे 19, 6, 25, 10, 35, 35 में 15 जोड़ लेंगे 35, 5, 40, 10, 50। इसके बाद 50 में 7 जोड़ेंगे तो 50, 7, 57। इस प्रकार से संचयी बारंबारता का कॉलम बनेगा। आप देख रहे हैं यदि हम बारंबारताओं का योग निकालें, बारंबारताओं का योग n बराबर देखिए 7, 5, 12, 12, 9, 21, 21, 9, 30, 30, 7, 37, हासिल 3 मिला 3, 1, 4, 1, 5। तो देख रहे हैं n बराबर 57 जो कि अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर होता है। अब हम n/2 का मान निकाल करके माध्यिका वर्ग का निर्धारण करेंगे। देख रहे हैं n बटे 2, n है 57, 57 बटे 2 सरल करेंगे तो देख रहे हैं 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, 1 बचा 17 हुआ, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। तो n/2 28.5 जो कि देख रहे हैं संचयी बारंबारता 35 के अंतर्गत है, जो कि संचयी बारंबारता 35 के अंतर्गत है। इसलिए माध्यक वर्ग देख रहे हैं 20 से 30 होगा, माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा। इसलिए माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा। आप देख रहे हैं यहां से माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 20 मिल जाएगी, माध्यक वर्ग की बारंबारता F बराबर 19, उससे ठीक पहले की संचयी बारंबारता CF बराबर 16 मिल जाएगी। और H बराबर यदि निकालें, H जानते हैं वर्ग अंतराल की माप होती है 30 - 20 बराबर 10 के मिल जाएगी। अब हम माध्यक का सूत्र लगाएंगे तो जानते हैं माध्यक फार्मूला है माध्यक या माध्यिका, तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। देख रहे हैं इस फार्मूले में मान रख देंगे। L का मान देख रहे हैं दिया है L बराबर 20 प्लस n/2, n/2 बराबर देख रहे हैं 28.5 माइनस CF 16 है अपान F का मान देख रहे हैं 19 है इंटू H का मान 10। अब इसको हम सरल कर लेंगे। देख रहे हैं सरल करने पर बराबर 20 प्लस 28.5 से 16 घटाएंगे तो देख रहे हैं 8 से 6 घटा 0.5 और 8 से 6 घटाएंगे 2, 2 से 1 घटाएंगे 1, तो 12.5 बटे 19 गुणे 10। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही मिल जाएगा 20 प्लस 10 से गुणा किए 125 बटे 19। देख रहे हैं 19 का भाग यदि हम 125 में दें तो यही बराबर हमारा मिल जाएगा 19 छक्का 114। देखिए 19 छक्का 114, 125 से 114 घटाएं 11 मिल जाएगा, 11 जीरो लगाएंगे 110 हुआ। आप देख रहे हैं 19 पचे 95, 110 से 95 घटाएंगे 15 मिल जाएगा 150, 19 सत्ते 133। तो लगभग देख रहे हैं 20 में 6.57 जोड़ेंगे तो 26.57 या अगला अंक देखें
तो 19 सत्ते 133, देख रहे हैं 17 बचेगा, 170 हो जाएगा। तो 19 अट्ठे 152, 19 नवैया 171, तो लगभग अगला अंक हमारा 8 के आसपास जाएगा। 8 हटाएंगे तो एक इधर जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से माध्यक बराबर मिल जाएगा, माध्यक बराबर 26.58 कर लेते हैं। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा, माध्यक बराबर 26.58। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 का ई। क्या सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न नंबर 1 का ई, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का ई, हमको इसमें सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके अपोजिट मानकर चलते हैं कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 बराबर a/b, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तथा b डज नॉट इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं ऐसी स्थिति में यदि हम 3 का पक्षांतर कर दें तो √2 बराबर मिल जाएगा a/b इंटू, देख रहे हैं 3 गुणा में है, भाग में मिल जाएगा 1/3 के रूप में। चूंकि देखिए यहां पर a/b हमने एक परिमेय संख्या माना है, जबकि 3 एक पूर्णांक है। चूंकि a/b और 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्याएं हैं, और दो परिमेय संख्याओं का भागफल परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का भागफल, देखें दो परिमेय संख्याओं का भागफल परिमेय संख्या होता है। अतः a/b इंटू 1/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी। चूंकि देख रहे हैं यही बराबर √2 के है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 1 का यफ। एक की यफमी के राशि संख्याओं 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 का यफ, देख रहे हैं संख्याएं 120 और 315 हैं, इनका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। 120 और 315 ये दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए सबसे पहले तो इनके हम गुणनखंड कर लेते हैं। देख रहे 120 और 315 के देख रहे यदि खंड करें 2 से सबसे पहले विभाजित कर लेंगे, 2 छंग 12 0। देख रहे 315 विभाजित नहीं होगा, फिर 2 से विभाजित करेंगे। देख रहे 30 दुनाई 60,
315 विभाजित नहीं होगा, उतारते जाएंगे। फिर देख रहे हैं 30 अभी भी 2 से विभाजित हो रहा है, 2 15 दुनाई 30, 315। आप देख रहे हैं 3 से विभाजित करेंगे, 3 पचे 15, देख रहे हैं 3 एकम 3 0, 3 पचे 15, 105 देख रहे हैं अभी भी 3 से विभाजित हो रहा है, 5 3 त्रिक 9, 3 पचे 15। आप देख रहे हैं 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। आप देख रहे हैं 7 से और विभाजित कर दें तो इस प्रकार से 1 7 एकम 1, तो अभीष्ट लासा बराबर मिल जाएगा एलसीएम। देख रहे हैं एलसीएम इक्वल टू, देख रहे हैं 2 की संख्या 1 2 3, 3 बार 2 मिला है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 की संख्या देख रहे हैं 2 बार है, गुणे 3, और 5 और 7 देख रहे हैं 1 1 बार हैं। अब इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे। देख रहे 2 दुनाई 4 दुनाई 8, 8 त्रिक 24, और 24 का गुणा यदि हम 5 में करें, 24 पंचे 120, 120 गुणे 3 और 7 का गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21। अब इन दोनों संख्याओं का यदि आपस में गुणा कर लें तो देख रहे हैं 0, 12 एकम 12 के 2, 12 दुनाई 24, एक हासिल जोड़ दिए तो 24 1 25। इस प्रकार से देख रहे हैं एलसीएम बराबर मिल जाएगा, एलसीएम बराबर 2520। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। एलसीएम ही ज्ञात करना था तो एलसीएम का मान 2520 आएगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है, देख रहे प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। देखिए यहां से प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का स्टार्ट होता है, जिसमें दूसरे के ए में के निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। देख रहे वर्ग अंतराल बारंबारता दी है, तो इससे हमको बहुलक का मान निकालना है। तो बहुलक में आप जानते हैं केवल हमको इन्हीं 2 कॉलम की आवश्यकता होती है, बाकी इसके अतिरिक्त और किसी कॉलम की आवश्यकता नहीं होती है। केवल इतने से ही हम बहुलक का मान ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले तो हम इस सारणी को बनाते हैं। प्रश्न नंबर 2 का ए, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का ए में सबसे पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए हुए प्रश्न के अनुसार कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम वर्ग अंतराल और देख रहे हैं दूसरा कॉलम बारंबारता का होगा। देख रहे हैं वर्ग अंतराल में जो मान दिए हैं 0 से 10 से लेकर देख रहे हैं 40 से 50 तक हैं, तो इनको हम लिख लेते हैं 0 से 10, देख रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये वर्ग अंतराल हैं। इनकी देख रहे हैं बारंबारताएं क्रमशः दी हुई हैं। पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता देखेंगे तो क्रमशः 6 11 18, 6 11 18, और फिर देख रहे हैं अगले में 6 11 18 के बाद 21 और 15, 21 15, तो ये बारंबारताएं हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बहुलक वर्ग की गणना करते हैं। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए हम देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो देख रहे हैं यहां पर सबसे अधिक बारंबारता 21 है, इसलिए बहुलक वर्ग 30 से 40 होगा। चूंकि सबसे अधिक बारंबारता देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता 21 है, जो कि वर्ग अंतराल 30 से 40 की है, इसलिए बहुलक वर्ग 30 से 40 होगा। इसलिए बहुलक वर्ग 30 से 40 होगा। अब देखिए बहुलक वर्ग हमारा 30 से 40 मिल जाता है और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 30 मिल जाएगी। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 कहलाती है और इससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता को F2 से। और देख रहे हैं H बराबर निकालें 40 - 30 10 के बराबर मिलेगा। अब देख रहे हैं बहुलक के फार्मूले में मान रख देंगे। बहुलक बराबर हम जानते हैं, बहुलक का सूत्र है
बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। देख रहे हैं इस फार्मूले में हम मान रख देंगे और फिर सरल करेंगे। एल का मान देख रहे हैं इसमें एल बराबर 30 है, 30 प्लस F1 का मान 21 है, माइनस देखें 21 माइनस F0 देख रहे हैं 18 है, बटे 2 गुणे F1 देख रहे हैं 21 माइनस F0 18 है, माइनस F2 का मान देख रहे हैं 15 है, इंटू एच बराबर 10। अब इसी को सरल करेंगे। सरल करने पर देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 30 प्लस 21 से 18 घटाएंगे 18 3 21 3 गुणे 10 बटे 21 दुनाई 42 माइनस 18 15 जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 18 10 28 5 33। इस प्रकार से सरल करते हैं तो सरल करने पर देख रहे हैं बराबर 30 प्लस 10 तिहाई 30 बटे 42 से 33 घटाएंगे तो देख रहे हैं 33 9 42 तो 9 सरल कर लें 3 दहम 30 3 त्रिक 9 तो 30 प्लस 10 बटे 3 सरल करेंगे तो देख रहे हैं 10 बटे 3 को सरल करने पर ये बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं 3 त्रिक 9 तो 3.33। इस प्रकार से 30 में 3.33 जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 33.33 ये बहुलक का मान होगा। बहुलक बराबर 33.33 तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुलक बराबर 33.33 ये प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है। देखिए प्रश्न नंबर 2 का बी कह रहा सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। देखिए बढ़िया प्रश्न है, आसान है, तो सिद्ध करते हैं। प्रश्न नंबर 2 के बी को सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का बी देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 के बी में प्रश्न नंबर 2 का बी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो देख रहे हैं एक वृत्त है, मान लीजिए ओ केंद्र का ये एक वृत्त है। इस वृत्त पर बाह्य बिंदु कोई P है। इस P बिंदु से वृत्त पर हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। एक देख रहे हैं ये स्पर्शी PA बनी, दूसरी स्पर्शी PB खींच देते हैं। हमको सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्शियां के राशि समान होती हैं, अर्थात PA बराबर PB ये सिद्ध करेंगे। इसके लिए हमको रचना की आवश्यकता होगी। तो OA OB और OP को मिलाएंगे, ये कार्य हमारा रचना के अंतर्गत मिल जाएगा। तो देख रहे हैं सबसे पहले तो आप दिया है लिख लेंगे या ज्ञात है। देख रहे हैं दिया है O केंद्र के वृत्त में, O केंद्र के वृत्त में बाह्य बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए ये कंडीशन दी है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने में कह रहा दोनों स्पर्शियों की लंबाइयां समान होती हैं, अर्थात PA बराबर PB ये हमको सिद्ध करना है। रचना में OA OB और OP को मिलाया तो ये कार्य हमारा रचना के अंतर्गत मिलेगा। रचना में लिखेंगे OA OB और OP को मिलाया। इसके बाद देखेंगे उत्पत्ति। देख रहे उत्पत्ति में सबसे पहले तो देख रहे त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो उस कंडीशन से देख रहे हैं ये कोण हमारा 90 अंश मिल जाएगा। इसी प्रकार कोण OBP 90 अंश मिल जाएगा।
आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में देखेंगे ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ है, और देख रहे हैं कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी प्रत्येक 90 अंश है। इसलिए आर एच एल सर्वांग क्षमता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, और सर्वांगसम होंगे तो फिर सीपीसीटी रूल के अनुसार पी ए बराबर पी बी मिल जाएगा। बस इतना ही हमको इसमें करना है। तो चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी में देख रहे हैं ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर होंगी। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं देख रहे दूसरी कंडीशन हमारी कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी प्रत्येक 90 अंश है। प्रत्येक 90 अंश, चूंकि प्रमेय से हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ओपी बराबर ओपी देख रहे हैं उभयनिष्ठ है, इसलिए तीन कंडीशन के अनुसार दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी देख रहे जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो सीपीसीटी रूल से अगर आप देखेंगे तो पी ए इक्वल टू पी बी, यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के सी में दिया है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो देख रहे हैं प्रश्नानुसार यदि हम प्रश्न नंबर 2 के सी को देखें, देख रहे 2 के सी में दिया है दो त्रिभुज हैं, संगत भुजाएं दी हैं। देख रहे पहले त्रिभुज की भुजाएं, पहले त्रिभुज का नाम हम यदि ए बी सी दे दें, देख रहे ए बी सी, और इसमें देख रहे संगत भुजाएं क्रमशः दी हैं 3, 6 और 8 सेंटीमीटर। पहली भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा देख रहे 6 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर है। और एक दूसरा त्रिभुज है, इसमें देख रहे भुजाएं क्रमशः दी हैं 4.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इस दूसरे त्रिभुज का नाम हम DEF दे देते हैं, DEF, जिसमें भुजाएं क्रमशः पहली भुजा 4.5 सेंटीमीटर, देख रहे दूसरी भुजा की माप दी है 9 सेंटीमीटर, तीसरी 12 सेंटीमीटर। हमको दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो फिर दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पहले हम ए बी और DE का अनुपात निकालेंगे। देख रहे हैं ए बी अपान DE, ए बी 3 है, DE देख रहे हैं 4.5, सरल करेंगे, दशमलव हटाएंगे 0 लग जाएगा। आप देख रहे हैं 5 छक्का 30, 5 9 45 और सरल करेंगे 3 दुनाई 6, 3 त्रिक 9। तो देख रहे हैं ए बी और DE का अनुपात 2/3 मिलता है। अब हम BC और EF का अनुपात निकालेंगे, BC/EF बराबर BC देख रहे हैं 6 है, EF 9 है, सरल करेंगे 3 दुनाई 6, 3 त्रिक 9 बराबर 2/3। अब AC और DF का अनुपात निकालेंगे, AC/DF बराबर देख रहे हैं AC और DF का यदि हम अनुपात निकालें, इसमें देख रहे हैं मान दिया है AC है 8, DF है 12, 4 दुनाई 8, 4 तेई 12, देख रहे 2/3। चूंकि तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं, क्योंकि आपने देखा AB अपान DE बराबर BC अपान EF बराबर AC अपान DF समान है। इसलिए यस समरूपता नियम से, यस समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF
देख रहे यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। देखते हैं इसके बाद हम अगले प्रश्न को देख रहे हैं। फिर हमारा इसमें अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2 का डी। क्या किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है? यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का डी। प्रश्न नंबर 2 का डी देख रहे इसमें दिया है प्रश्न नंबर 2 का डी। प्रश्न 2 डी, मान लेंगे माना वह भिन्न x/y है, माना भिन्न बराबर x/y। आप देख रहे प्रश्न की पहली शर्त दी है प्रथम शर्तानुसार। देख रहे प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में कह रहा है कि अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। तो देख रहे हैं अंश और हर दोनों में यदि हम एक जोड़ दें तो यही बराबर कह रहा 4/5 के हो जाती है। अब इसमें यदि हम तिरछा गुणा कर दें तो देख रहे हैं 5x + 5 बराबर y+1 का 4 से गुणा करेंगे तो 4y + 4। x y के पदों को एक तरफ कर लें, 5x 4y पक्षांतर करेंगे माइनस में मिलेगा बराबर 4। 5 पक्षांतर किए माइनस में तो 5x - 4y बराबर 4 से 5 घटाएंगे -1। यह हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं प्रश्न की दूसरी शर्त दी है, क्या यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो द्वितीय शर्तानुसार देख रहे अंश और हर दोनों से 5 घटाएंगे तो x - 5 बटे y - 5 और बराबर कह रहा 1/2 के हो जाती है। प्रश्न की द्वितीय शर्त है क्या यदि अंश और हर से 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। इसमें भी देख रहे तिरछा गुणा कर देंगे, 2x - 2 पंचे 10 बराबर 1 से गुणा करेंगे y - 5। x y के पद को पक्षांतर करके एक और कर लें, आप देख रहे हैं -10 पक्षांतर करेंगे +10 के रूप में जाएगा। तो इस प्रकार से 2x - y बराबर 10 से 5 घटाएंगे 5। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में यदि हम y का गुणांक समान कर लें तो समीकरण 1 में देख रहे हैं 1 से और 2 में 4 से गुणा कर दें तो y के गुणांक समान हो जाएंगे। समीकरण 1 × 1 तथा समीकरण 2 × 4। तो देख रहे हैं समीकरण 1 में आप 1 से गुणा करेंगे तो 5x - 4y बराबर -1। देख रहे हैं ये हमारा मान लीजिए नया समीकरण तीसरा बन गया और इसमें 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8x - 4y बराबर 4 पंचे 20 चौथा बन गया। आप देखें y के गुणांक समान हैं, चिन्ह भी समान हैं, इसलिए घटाएंगे तो घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। आप देखें y प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 5x - 8x - 3x बराबर माइनस माइनस देख रहे हैं जुड़ जाएगा -20 1 21। तो इस प्रकार से देख रहे हैं माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो x बराबर 21/3 3 सत्ते 21। x के मान को यदि समीकरण 1 में रख दें तो समीकरण 1 से देख रहे हैं समीकरण 1 में देख रहे हैं 5x - 4y। तो चाहे समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, 2 या 1 किसी में भी आप रख सकते हैं। देख रहे हैं 2 ज्यादा छोटा है तो हम समीकरण 2 में ही रख लेते हैं। 2x - y देख रहे हैं 2 × x का मान 7 माइनस y बराबर 5। 7 दूनी 14, 5 पक्षांतर किए माइनस में आया, माइनस y पक्षांतर किए प्लस y। 14 से 5 घटाएंगे तो देख रहे हैं y बराबर 9 9 5 14। अतः भिन्न बराबर मिल जाएगी। अतः भिन्न देख रहे भिन्न हमने x/y के रूप में माना था तो x का मान 7 आया, y का मान 9, तो भिन्न बन जाती 7/9। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा 7/9। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है
प्रश्न नंबर 2 का ई कह रहा निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। इस समीकरण को हमको हल करना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के ई को। देखें प्रश्न नंबर 2 का ई। समीकरण दिया है 9x², देख रहे 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। देखें 9 दूनी 18, 18 के ऐसे खंड करना है कि घटाने पर 3 के बराबर मिले। तो देख रहे 6 3 18, 6 से 3 घटाएंगे 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 9x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। आप देख रहे हैं दो दो पद का समूह बनाकर यदि कॉमन कर लें, पहले समूह से आप देख रहे हैं 3x कॉमन मिल जाएगा। 3 त्रिक 9, 3x माइनस 3 दुनाई 6। फिर देख रहे हैं दूसरे से 1 कॉमन कर लेंगे तो 3x माइनस 2 बराबर 0। आप देख रहे हैं 3x माइनस 2 फिर दोनों से कॉमन मिल जाएगा। शेष हमारा 3x पहले पद में प्लस 1 दूसरे से बराबर 0। आप देखें दोनों पद को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर करेंगे। यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 तो 3x बराबर 2 या x बराबर 2/3, x बराबर 2/3 और दूसरे पद को यदि 0 के बराबर करें, दूसरा व्यंजक है देख रहे हैं 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर -1 या x बराबर -1/3। इस प्रकार से x के दो मान मिले, पहला 2/3 और दूसरा -1/3। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का यफ। देख रहे हैं 2 के यफ में दिया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के यफ को। वह एपी ज्ञात करना है। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का यफ जिसका तीसरा पद दिया है, तो इसमें मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए, एपी का प्रथम पद ए और सार्वांतर डी है, और सार्वांतर डी है। तो ये मान लेते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर तीसरा पद दिया है, तीसरा पद T3 लिखें तो ये बराबर देख रहे हैं दिया है 16 के, जबकि फार्मूले के अनुसार तीसरा पद लिखेंगे तो a + 2d बराबर 16। देख रहे हैं ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। फिर देख रहे हैं कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। प्रश्नानुसार देखिए सातवां पद अर्थात T7, 12वां पद T12। तो जो सातवां पद है ये पांचवें, सातवां पद कह रहा पांचवें पद से, 12वां नहीं बल्कि पांचवा है, सातवां पद पांचवें पद से ये 12 अधिक है। तो इसको यदि 12 अधिक कर दें अर्थात 12 जोड़ दें तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको एपी ज्ञात करना है। देख रहे हैं सातवें पद का मान लिखेंगे a + 6d बराबर पांचवा पद a + 4d + 12। सरल करेंगे, देख रहे हैं a कैंसिल हो जाएगा, 4d पक्षांतर करेंगे, 6d - 4d बराबर 12। 6d से 4d घटाएंगे 2d बराबर 12। तो देख रहे हैं d बराबर 2 × 12 6 मिल जाएगा। और इस d के मान को समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है a + 2d, d देख रहे हैं 6 मिला बराबर 16। तो इस प्रकार से a बराबर 16 - 6 दुनाई 12, 16 से 12 घटाएंगे 12 4 16, आता है एपी बराबर, आता है एपी। देख रहे हैं एपी का मान मिल जाएगा। पहला पद एपी में आप देख रहे हैं एपी का पहला पद 4 है, दूसरा पद मिलेगा, पहले में सार्वांतर जोड़ेंगे तो 4 + 6 10, तीसरा पद 10 में फिर 6 जोड़ेंगे, 10 6 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22। इस प्रकार से ये एपी मिल जाएगी 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है, देख रहे प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म हल कीजिए। देखिए 6 अंक में पूछा गया है।
आसान से समीकरण है, हल करके हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न नंबर 3 में, प्रश्न 3 जिसमें आप देख रहे हैं पहला समीकरण दिया है 5x प्लस वाई बराबर 3, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरे में देख रहे हैं दिया है 6x माइनस 5y बराबर 1/2, ये दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हल करना है, अर्थात हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए देख रहे हैं सबसे पहले चाहे तो आप ये बटे से 2 हटाने के लिए समीकरण 2 में 2 से पहले गुणा कर लेंगे, तो बटे से 2 समाप्त हो जाएगा। और चाहे तो डायरेक्ट x और y में किसी एक का गुणांक समान कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखें डायरेक्ट हल करते हैं, समीकरण 1 और 2 में से कोई एक गुणांक बराबर करेंगे। तो देख रहे हैं समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है, जबकि समीकरण 2 में y का गुणांक 5 है। तो समीकरण 1 गुणे 5 तथा समीकरण 2 गुणे 1, तो देख रहे हैं 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 25 x प्लस 5y बराबर 5 × 3 = 15, ये हमारा तीसरा बन जाता है। और देख रहे हैं दूसरे समीकरण में 1 से गुणा करेंगे तो यही मिलेगा 6x माइनस 5y बराबर 1/2। तो देख रहे हैं ये दूसरा ही समीकरण है। अब यदि इन दोनों समीकरणों में देखें तो y का गुणांक समान है, चिन्ह भी समान विपरीत हैं, इसलिए जोड़ देंगे तो प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 25x में 6x जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 25 × 6 = 31x बराबर 15 + 1/2, 15 + 1/2। देख रहे हैं 15 में 1/2 जोड़ेंगे, लाशा ले लेंगे, 2 मिल जाएगा। 15 दूनाई 30 प्लस 1, देख रहे हैं ये 31x बराबर मिला। अब हम x बराबर लिखेंगे तो देख रहे हैं 30 × 1 = 31/2, और देख रहे हैं 31 हमारा गुणा में है, पक्षांतर करेंगे भाग के रूप में आएगा। तो इस प्रकार से 31 ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे तो x बराबर 1/2। इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देख रहे समीकरण 1 में x का मान रख देंगे तो 5 × 1/2 प्लस y बराबर 3। देख रहे 5 × 1/2 5/2 प्लस y बराबर 3, या y बराबर मिल जाएगा 3 - 5/2। देख रहे लाशा लेंगे, 2 लाशा मिल जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 - 5, 6 से 5 घटाएंगे, देख रहे हैं 1/2। इस प्रकार से x बराबर 1/2, y बराबर 1/2। देख रहे हैं x और y दोनों के मान 1/2 मिलते हैं। x बराबर 1/2 कामा y बराबर 1/2। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। तो देखें तो 6 नंबर में काफी आसान प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 3 का अथवा। देख रहे हैं प्रश्न 3 के अथवा में दिया है कि ना एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के अथवा को। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 के अथवा में मान लेंगे, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 का अथवा। देख रहे हैं प्रश्न 3 का अथवा। एक आयत, देख रहे हैं आयत की बात कहता तो मान लेते हैं एक आयत है जिसकी लंबाई x और चौड़ाई y है। ये मान लेंगे कि माना आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x गुणे y मिल जाएगा। आप देख रहे हैं प्रश्न की पहली शर्तानुसार देख रहे पहली शर्तानुसार देखेंगे
तो कह रहा है यदि लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, लंबाई x थी 2 बढ़ाएंगे तो x प्लस 2, और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए, y थी 2 कम कर देंगे y माइनस 2, तो कह रहा क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। देख रहे ये नया क्षेत्रफल आया, पहले क्षेत्रफल x y था, तो ये जो नया क्षेत्रफल बना ये पहले से कह रहा 28 कम हो गया। तो यदि पहले में 28 कम कर दें तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको सरल कर ले तो इससे हमारा एक समीकरण बन जाएगा। देख रहे गुणा करेंगे तो एक्स वाई, फिर देख रहे हैं एक्स वाई, एक्स का गुणा माइनस 2 में किए तो माइनस 2x प्लस 2y प्लस माइनस माइनस 2 दुनाई 4 बराबर एक्स वाई माइनस 28। देख रहे हैं एक्स वाई दोनों ओर से कैंसिल कर देंगे तो माइनस 2x प्लस 2y बराबर माइनस 4 पक्षांतर करेंगे तो देख रहे हैं माइनस 28 और माइनस पक्षांतर किए प्लस 4 के रूप में, तो देख रहे हैं माइनस 2x प्लस 2y, देख रहे प्लस माइनस घट जाएगा, 28 से 4 घटाएंगे 24, चिन्ह बड़ी संख्या का, माइनस 2 चाहें तो कॉमन कर लें, तो माइनस 2 यदि आप कॉमन कर लेते हैं तो देख रहे शेष बचेगा x माइनस वाई बराबर माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और 2 से 24 कैंसिल कर दें तो 12 दुनाई 24, तो देख रहे हैं x माइनस वाई बराबर 12, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। अब प्रश्न की यदि हम दूसरी शर्त देखें, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्तानुसार देख रहे प्रश्न की दूसरी शर्त है यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो लंबाई में 1 मीटर कम करना है, चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि करना है, तो क्षेत्रफल कह रहा 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो द्वितीय शर्त के अनुसार लंबाई 1 मीटर कम करेंगे और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि करेंगे, लंबाई 1 मीटर कम करेंगे और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर देंगे, तो जो नया क्षेत्रफल बना ये पुराने वाले क्षेत्रफल से कह रहा 33 वर्ग मीटर बढ़ गया, तो पुराने में 33 जोड़ देंगे तो दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से देख रहे हैं एक्स वाई प्लस 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर एक्स वाई प्लस 33, एक्स वाई दोनों ओर से कैंसिल कर देंगे तो देख रहे हैं 2x माइनस वाई, देख रहे हैं 2x माइनस वाई माइनस 2 पक्षांतर करेंगे प्लस 2 के रूप में जाएगा, तो देख रहे हैं 2x माइनस वाई बराबर 33 प्लस 2 35, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं y के गुणांक समान हैं, एक को भी हम 2 के पास लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 12, ये हमारा पहला समीकरण है। देख रहे हैं दोनों में y का गुणांक समान है, चिन्ह समान है इसलिए घटाएंगे, घटाने में जानते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, y प्लस माइनस कैंसिल होगा, 2x से x घटाएंगे x बराबर 35 से 12 घटाएंगे, देख रहे 5 से 2 घटाएं 3, 3 से 1 घटाएंगे 2, तो x बराबर देख रहे 23 मिल जाएगा। इस x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर देख रहे समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 है x माइनस वाई, तो x की जगह 23 माइनस वाई बराबर 12, तो देख रहे 23 माइनस 12 बराबर y, या y बराबर मिल जाएगा, देख रहे y बराबर मिल जाएगा 23 से 12 घटाएंगे 12, 10 22 1 23, 11 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से लंबाई 23 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर। आप पूछ रहा आयत का क्षेत्रफल, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई देख रहे हैं 23 है, चौड़ाई 11 है, गुणा कर लेंगे तो देख रहे गुणा करने पर 11 23 33, 11 दुनाई 22, 22 में 3 जोड़ देंगे 22 3 25, 253 सेंटीमीटर स्क्वायर, और देख रहे यूनिट हमारी दी है मीटर में दी हुई है, तो 253 मीटर स्क्वायर या कहें वर्ग मीटर, ये आयत का क्षेत्रफल होगा 253 वर्ग मीटर। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर 253 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कहें, तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा।
इसके बाद देखिए तो फिर देख रहे हैं हमारा अगला जो प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 4, ऊंचाई दूरी से संबंधित देख रहे हैं प्रश्न दिया है। क्या क्षैतिज तल के बिंदु ओ से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु ओ से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इस प्रश्न नंबर 4 में यदि आप देखें तो देख रहे हैं इसमें दिया है क्षैतिज तल में, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4, क्षैतिज तल में एक बिंदु ओ से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो देख रहे हैं क्षैतिज तल में मान लीजिए कोई बिंदु ओ है, क्षैतिज तल में किसी बिंदु ओ से 20 मीटर ऊंचे भवन, देख रहे हैं 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। इस भवन की क्या शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये उन्नयन कोण देख रहे हैं 30 अंश दिया हुआ है। भवन की ऊंचाई 20 मीटर दी है। भवन मान लीजिए ए बी। आगे कह रहा भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। तो ये भवन के शिखर पर देख रहे हैं एक ध्वज दिखाते हैं, ये एक ध्वज लगा है, ये एक ध्वज है। तो भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो इसका शिखर मान लीजिए बिंदु सी है। तो सी से देख रहे हैं ध्वज दंड के शिखर का कह रहा उन्नयन कोण 45 अंश है, अर्थात ये कोण देखेंगे तो ये हमारा 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई मान लीजिए ध्वज दंड की लंबाई h है और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी, देख रहे भवन का पाद A बिंदु है, बिंदु O है, ये दूरी भी हमको निकालना है। इस दूरी को मान लेंगे x है। तो हमको x और h ये दो मान ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज OAB में यदि देखें समकोण त्रिभुज OAB में देखें कोण 30 अंश है। tan 30 अंश लगाएंगे तो tan 30 अंश बराबर मिल जाएगा, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब देख रहे हैं AB, आधार OA, AB का मान देख रहे हैं 20 है, आधार हमने x माना। tan 30 का मान रख देंगे, tan 30 जानते हैं 1/√3 बराबर 20/x। देख रहे हैं तिरछा गुणा कर देंगे तो तिरछा गुणा करने पर देख रहे हैं x बराबर मिल जाएगा 20√3 मीटर। तो ये भवन के पाद से बिंदु O की दूरी होगी। तो देख रहे हैं एक आंसर हमारा ये मिल जाएगा। इसके बाद यदि हम समकोण त्रिभुज OAC को लेकर चलें, समकोण त्रिभुज OAC में देख रहे हैं tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब देख रहे हैं इस बार 20 प्लस h बटे आधार x ही है। इस प्रकार से tan 45 का मान देखते हैं 1 होता है। तो 20 प्लस h बटे x पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 20 प्लस h। देख रहे हैं x का मान समीकरण 1 से यदि हम रख दें तो x बराबर मिला है 20√3 बराबर 20 प्लस h। 20 देख रहे हैं पक्षांतर कर लेंगे तो 20√3 माइनस 20 बराबर h। देख रहे हैं 20 कॉमन कर लें तो h बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो ये ध्वज दंड की लंबाई का मान होगा। तो देख रहे हैं यही दो मान इसमें हमको ज्ञात करने थे। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का अथवा है। 4 के अथवा में कह रहा एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या एक नदी के पुल से किसी बिंदु, नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 के अथवा को। देखिए प्रश्न नंबर 4 के अथवा में एक नदी के पुल से के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, तो देख रहे हैं इसमें एक नदी है, मान लीजिए AB एक नदी है
और देख रहे हैं पुल का कोई बिंदु मान लीजिए सी है। इस जब सी बिंदु से देखा जाता है तो किनारों के अवनमन कोण कह रहा 30 अंश और 45 अंश बनते हैं। इस पुल पर कोई बिंदु सी है, सी बिंदु से देखने पर किनारों के अवनमन कोण देख रहे 30 अंश और 45 अंश हैं, एक 30 अंश दूसरा 45 अंश। यदि पुल कह रहा किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है कि 4.5 मीटर की ऊंचाई दी हुई है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। मान लीजिए AD बराबर x और DB बराबर y, हमको x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए देख रहे हैं सबसे पहले यदि हम समकोण त्रिभुज ADC में देखें, समकोण त्रिभुज ADC में देख रहे समकोण त्रिभुज ADC में यदि देखें तो देख रहे इसी का एकांतर कोण ये 30 अंश मिलेगा और 45 अंश का एकांतर कोण 45 अंश, tan 30 अंश बराबर मिल जाएगा लंब बटे आधार CD अपान AD। CD देख रहे 4.5 दी है अपान AD हमने x माना है। इस प्रकार से tan 30 का देख रहे मान रख देंगे 1/√3 बराबर 4.5 बटे x, तिरछा गुणा करेंगे तो x बराबर 4.5 √3। तो ये हमारा x का मान मिलेगा। इसके बाद त्रिभुज BDC में यदि देखें, समकोण त्रिभुज BDC में tan 45 अंश बराबर देख रहे हैं लंब CD अपान आधार देख रहे हैं DB, CD 4.5 और आधार हमने देख रहे हैं y माना, tan 45 अंश का मान रख देंगे तो y बराबर देख रहे हैं tan 45 1 बराबर tan 45 अंश का मान 1 तो 1 बराबर 4.5 बटे y। तो इस प्रकार से y बराबर 4.5, y का मान मिल जाएगा 4.5। अतः नदी की चौड़ाई बराबर, अतः नदी की चौड़ाई बराबर x प्लस वाई। x का मान देख रहे हैं 4.5 √3 मीटर प्लस y का मान 4.5, 4.5 यदि कॉमन कर लें तो देख रहे हैं √3 प्लस 1। इस प्रकार से नदी की चौड़ाई बराबर मिल जाएगी 4.5 इंटू √3 प्लस 1 मीटर नदी की चौड़ाई। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। नदी की चौड़ाई बराबर 4.5 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न 5 में दिया है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। तो महत्तम गोले का व्यास घन की भुजा के बराबर होगा। सेंटीमीटर भुजा के घन से महत्तम गोला बनाने पर, महत्तम गोला बनाने पर गोले का व्यास घन की भुजा के बराबर होगा, भुजा के बराबर होगा। पूछ रहा छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। हमको घन के आयतन से गोले के आयतन को घटा देंगे तो छीली हुई लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। छीली हुई लकड़ी का आयतन बराबर देख रहे छीली हुई लकड़ी का आयतन बराबर घन का आयतन माइनस गोले का आयतन बराबर मिलेगा घन का आयतन माइनस गोला का आयतन। देख रहे फार्मूला में मान रख देते हैं। घन का आयतन जानते हैं भुजा का क्यूब
ए क्यूब माइनस घन की भुजा को अगर हम ए माने तो ए क्यूब माइनस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आप देख रहे हैं इसमें मान रख देंगे। घन की भुजा 14 दिया है तो 14 का क्यूब माइनस 4/3 पाई का मान 22/7। आर देख रहे व्यास 14 है तो त्रिज्या आर बराबर 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर मिल जाएगी। 7 गुणे 7 गुणे 7 सरल कर लेंगे, एक 7 देख रहे कैंसिल कर देंगे तो 14 का क्यूब 14 गुणे 14 गुणे 14 माइनस देख रहे 4/3 गुणे 22 गुणे 7 सता 49। देखिए यहां से यदि आप सरल करें 14 14 में 196 या देख रहे हैं 7 गुणे 7 यदि 49 को हम कॉमन कर लें 49 दोनों से कॉमन मिल जाएगा 49 और देख रहे हैं 4 तो 14 14 में 196 ये पूरा कॉमन मिल जाएगा। 4 9 36 4 चौक 16 3 19 196 कॉमन कर लेंगे तो 14 माइनस देख रहे 22/3 देखिए इसको सरल करेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा 196 इंटू देखिए लाशा लेंगे 3 लाशा मिल जाएगा 14 थी 42 माइनस 22 तो इस प्रकार से 42 से 22 घटाएंगे तो 196 गुणे देखिए 42 माइनस 22 0 और 4 से 2 घटाएं 2 20/3 देख रहे इस प्रकार से सरल करेंगे तो बराबर 196 में 20 से गुणा करेंगे तो देख रहे 0 2 6 12 और 19 9 38 38 1 39/3 3 से भाग देंगे 3 1 3 3 3 9 0 3 18 2 20 देख रहे हैं 20 हुआ 3 18 तो 1306.67 कह सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो ये लकड़ी का आयतन मिलेगा, छिली हुई लकड़ी का आयतन। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अतः छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर छिली हुई लकड़ी का आयतन छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर 1306.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 5 का अथवा 5 के अथवा में देखने दिया है कि चित्र में 2 संकेंद्री वृत्तों जिनका केंद्र O है और जिनकी त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं की चाप AB और CD हैं, कोण AOB 30 अंश है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न नंबर 5 के अथवा को। देख रहे प्रश्न नंबर 5 के अथवा में दिया है, प्रश्न नंबर 5 का अथवा देख रहे चित्र इस प्रकार से बना है। यदि आप इस चित्र को देखें 2 संकेंद्री वृत्त देख रहे चित्र इस प्रकार से देख रहे 2 संकेंद्री वृत्त जिनमें देख रहे OAB CD और देख रहे कोण 30 अंश का दिया है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर और इस छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। हमको इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देख रहे इसमें ये भाग छायांकित किया गया है, तो इस छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से इस छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। प्रश्न में देख रहे इतना ही मान दिया है। 2 संकेंद्री वृत्तों जिनका केंद्र O है की त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, के चाप AB और CD हैं, कोण AOB 30 अंश है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बनेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल देख रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का
क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल देखें, मान रख देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं पाई r स्क्वायर थीटा, तो इस त्रिज्या को r1 मान लेते हैं, छोटी त्रिज्या को r2, तो पाई r1 स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश माइनस पाई r2 स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। देख रहे हैं, इसमें मान रख देंगे। पाई दोनों से कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। थीटा भी देख रहे हैं दोनों से कॉमन है, थीटा चूंकि समान है तो पाई कॉमन कर लेते हैं। r1 स्क्वायर, r1 है 14 का स्क्वायर गुणे थीटा देख रहे हैं 30 अंश बटे 360 अंश माइनस r2 7 का स्क्वायर गुणे 30 अंश बटे 360 अंश। सरल करेंगे, देख रहे 12 3 36। इस प्रकार से पाई देख रहे हैं 22 बटे 7 गुणे 1 बटे 12 कॉमन मिल जाएगा, गुणे 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49। 196 से 49 घटाएंगे तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 22 बटे 7 गुणे 1 बटे 12 गुणे देख रहे हैं 16 से 9 घटाएं 7, 9 7 16, 8 से 4 घटाएं 4 1, काट देंगे 7 दुनाई 14, 7 एकम 7, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और देख रहे हैं 4 से 22 काटेंगे 2 दुनाई 4, 11 दुनाई 22। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही बराबर हमारा मिल जाएगा। देखिए 11 और 7 अंश में बचते हैं, 11 सत्ते 77 बटे में देख रहे हैं केवल 2 संख्या बची है और 77 बटे 2 को यदि सरल करें तो 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंचे 10, 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। आशा है कि आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से स्टेप टू स्टेप समझ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई समस्या हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे, या किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। और यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं सेटों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।